नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम हाईजैकिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। हाईजैकिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शक फोन करें और राय जरूर लें। हमारा नंबर है 0120612793 एक और नंबर है 0120612793। तो चलिए सीधा खास मेहमान का रुख करते हैं। परमानंद जी, वायु अपहरण या हाईजैकिंग की परिभाषा क्या है और इसके लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? देखिए नगर जी, जी जो वायु हाईजैकिंग का मतलब ये है कि जो प्लेन हाईजैकिंग से इसको आप लीजिए, वायुयान हाईजैकिंग का तात्पर्य इससे है कि कोई रास्ते में कहीं से अगर प्लेन चल रहा है और उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व खड़े हो गए तो जिन्होंने कहा कि अगर जहाज को यहाँ नहीं मोड़ करके कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हो तो हम तुम लोगों को कत्ल कर देंगे या मार डालेंगे या जहाज को गिरा देंगे। तो जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं प्राप्त है, अपने रूट पर प्लेन चल रहा है, उस प्लेन को कहीं दूसरे रूट पर अनऑथराइज्ड लोग करते हैं, ले जाने की कोशिश करते हैं, उसको प्लेन हाईजैकिंग कहते हैं। मान लीजिए नेपाल से कोई जहाज दिल्ली आने चाहता है या दिल्ली से ही कोई जहाज मद्रास जाना चाहता है, तो उसके लिए वो रूट दिया है, तय हुआ है, और उसमें कुछ लोग ऐसे लोग अनवांटेड लोग आए जिन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं करेंगे, तो डराया धमकाया, उन्होंने स्टाफ को धमकाया, एयर क्रू को धमकाया, यात्रियों को भी धमकाया, कहा कि ऐसा करने पर नहीं तो हम आपको दंडित करेंगे। अब आपने दंड की बात कही, तो दंड इसमें कुल मिला के 3 तरह की बात खास तौर पर कही गई है। एक तो यह है कि अगर उस दौरान किसी यात्री की या किसी क्रू की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड से कोई कम सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर केवल उसने धमका करके और केवल वहां पर उतार दिया है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकता है। और तीसरी चीज है जो दी जा सकती है कोर्ट में भी करने के लिए कि उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो ये 3 दंड प्रावधान उसमें दिए गए हैं। एक तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की क्रू की या यात्री की मृत्यु हो जाती है उनके कृत्य के कारण, तो उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, और नहीं तो उनको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ये बहुत गंभीर अपराध है। ये बहुत ही बड़ा कुकृत्य है इस ढंग का कि आप 100-200 यात्री चले जा रहे हैं और उनको आप धमका करके और कह दें कि नहीं आप इस रास्ते पर। आपको याद होगा कि भारत में कंधार का एक मामला चला था, जो जहाज कश्मीर से आ रहा था, उसको कहा उन्होंने कि आप यहाँ दिल्ली में हवाई अड्डे पर नहीं उतरने देंगे। फिर वो ले गए अमृतसर हवाई अड्डे के पास और वहां से उन्होंने कहा कि कांधार चलो, और कांधार में उन्होंने धमकी दी कि आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम इस जहाज को उड़ा देंगे। वो आतंकवादी लोग थे। खैर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, उसमें 4-5 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया क्योंकि बहुत सारे यात्रियों के जीवन की बात थी। बहुत सारे यात्री भारत के पड़े हुए थे और उनको छुड़ाने के लिए किया गया। ऐसे कई बार ऐसे होते हैं कि रैंसम देना पड़ता है और बहुत सारे देशों को देना पड़ा है जो ये कहते हैं कि उनके यात्री, चूंकि हमारे लिए यात्रियों की जान की कीमत ज्यादा होती है या किसी भी देश के लिए, सब देश के लिए उनके यात्रियों की कीमत ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति में कई बार जो आतंकवादी लोग होते हैं उनकी बात को मान लेना पड़ता है। अन्यथा ये है कि अगर वो पकड़ में आ गए तो उनको मृत्युदंड से कोई सजा कम नहीं दी जा सकती, और उनको अगर कम नुकसान हुआ है तो आजीवन कारावास और उनकी पूरी संपत्ति जब्त की जाती है। ये है खास तौर पर।
बिल्कुल। और वायु अपहरण या हाईजैकिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में किसी व्यक्ति को जमानत देने के लिए क्या शर्तें हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जमानत देने की क्या शर्तें हैं, जी। क्योंकि ऐसा मान के चला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो हम्म। वह जाकर के जमानत की मांग कर सकता है। वो ये अपने को कह सकता है कि मैं इनोसेंट, हम्म। मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस जंग तो इसलिए सबसे पहली चीज ये होती है कि उसकी जांच जो है एनआईए के थ्रू, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू कराई जाती है और वहां पर वो जमानत के लिए अप्लाई करता है कोर्ट में। कोर्ट को ये पूरी तरह से अधिकार है कि उस चीज विचार करे कि क्या ये व्यक्ति उतना निर्दोष है जितना अपने को बता रहा है या निर्दोष होने का अपना नाटक रच रहा है। ये इस ढंग की चीजें देखी। अगर वो व्यक्ति निर्दोष नहीं है तो कोर्ट को पूरा अधिकार है कि उसकी जमानत की अर्जी को ठुकरा दे। लेकिन अगर ऐसा कई बार दिखाई देता है कि पुलिस जो है कोई अपने विवेचना के दौरान, जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर वो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेती है जो निश्चित रूप से उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उन परिस्थितियों में कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत दे सकता है। और जमानत देने के लिए बहुत कठिन शर्तें होती हैं, ऐसे नहीं हो सकता। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, उसके इतना पैसा उसको जमा करने के लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में देना पड़ता है, उसको और भी लोगों को ले आना पड़ता है कि जो उसके गारंटर के रूप में स्टैंड करते हो। तो ऐसा नहीं है कि उसको अप्लाई किया और दे दिया गया। ये बहुत एक गंभीर अपराध है। इस गंभीर अपराध में जमानत देने के लिए भी बहुत गंभीर शर्तें लगाई जाती हैं जिनको कोर्ट अनुपालन जिसका करवाता है। लेकिन ऐसे ही जमानत इसमें नहीं मिल जाती है। जमानत देने के लिए उस व्यक्ति को पूरी तरह से ये अपने को साबित करना होगा कि वो कहीं नहीं भाग सकता है, वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा और उसके खिलाफ जो भी मुकदमा चल रहा है वो मुकदमे को पूरी तरह से उसमें जो सहयोग देगा। बिल्कुल। वायु अपहरण या हाईजैकिंग के मामलों की जांच और मुकदमा करने के लिए किन अधिकारियों को शक्ति दी गई है? भारत में जो देखिए एक समझौता हुआ था, वो तमाम देश उसमें शामिल हुए थे, तो उसके तहत भारत भी उसमें एक सिग्नेटरी है। तो भारत ने अपना एक कानून और बनाया 2016 में, वो एंटी हाईजैकिंग एक्ट। उसमें क्या है कि ये सारी शक्ति का जो है वेस्टेड है किसके अंदर, ये एनआईए के अंतर्गत, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सारा अधिकार। ये आप पुलिस, ऑर्डिनरी पुलिस को अधिकार नहीं है कि उसकी जांच कर ले। ये अगर कोर्ट चाहता है तो और किसी एजेंसी को लगा सकता है, लेकिन इसकी जांच का अधिकार केवल और केवल एनआईए माने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को जांच करती है और वही इस चीज को बताते हैं कि क्या इस व्यक्ति का इसका क्या रोल रहा, इसकी कितनी भूमिका रही और इस भूमिका में कैसे ये हुआ, किसकी लापरवाही हुई थी। मान लीजिए कई बार ऐसा होता जो नीचे का ग्राउंड स्टाफ होता है उसकी लापरवाही से भी ये लोग घुस जाते हैं। कैसे पहुंचे, ये आतंकवादी लोग अगर प्लेन में घुस गए हैं तो घुसने के लिए कैसे, क्या रीजन है, इन्होंने कौन सा टिकट कटाया और किस ढंग से इनकी जांच नहीं हो पाई, इन सारी चीजों का पता केवल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है और वो इस चीज को पता लगाती है कि लोकल पुलिस से सहयोग लेती है, सीबीआई से सहयोग लेती है और उसके बाद वो पता लगा करके ही एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, तब उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। बिल्कुल। और वायु अपहरण या हाईजैकिंग के अपराध के लिए सजा क्या होगी यदि इससे किसी बंधक या सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हो जाती है? तो मिस भटनागर, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको आप मान के चलें कि केवल साधारण सा अपराध। ये व्यक्ति के जीवन और मरण का सवाल है। अगर उसके कारण मान लीजिए उन्होंने कहा यहाँ जहाज उतार दो, या इस जहाज में से उन्होंने कहा कि जैसे एक बार ऐसा हुआ था, ये आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे, वो हम लोग तब स्टूडेंट थे, तो इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के 2 गुंडे जो शामिल हुए थे और उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि ले चलो यहाँ पर जहाज नहीं थे, और वो क्या बॉल लेकर के, कोई उस तरह का ऐसी चीज नहीं थी कि उनके पास बम हो, लेकिन कहा बॉल लेकर चले गए और उन्होंने कहा ये बम है, मैं बम फोड़ दूंगा अगर ऐसा नहीं करोगे। तो इतना डरा धमका करके उसमें कोई कमजोर हृदय का व्यक्ति हो गया तो कई बार उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी घटना जो बहुत पहले हो चुकी है, हम लोग स्टूडेंट थे तब की बात बता रहे हैं और आप लोगों की बात भी बता रहा हूँ कि आप लोग तो शायद उस समय पैदा भी नहीं रहे होंगे।
एक ही स्थिति है। तो वो उस समय की घटना है, और उसमें मान लीजिए अगर ये करते हैं तो कई सजा के बारे में मैंने ये बताया कि ऐसे व्यक्तियों को, मान लीजिए किसी का उसमें मृत्यु हो जाए और किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कोई और चीज हो जाए, किन्हीं कारणों से वो लड़खड़ा के गिर पड़े, तो ऐसे स्थिति में उनके लिए कहा जाता है कि प्राण दंड, उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। वो उनको और कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर और कोई नुकसान होता है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का और कुछ टूट गया है, उनके डर के नाते ऐसी स्थिति आ गई है, तो उनको कम से कम आजीवन कारावास दिया जाएगा। और आजीवन कारावास के तहत एनआईए जांच करके बताएगी कि इनके पास कितनी संपत्ति है और कहां से ये जुड़े हुए हैं। इनके सारे परिवार के लोगों से जांच परख की जाएगी और उनकी पूरी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये है दंड देने की प्रक्रिया। बिल्कुल। और अगर हाईजैकिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, उसकी प्रक्रिया तो यही है कि अगर वो कोर्ट में मामला गया है तो सबसे जरूरी चीज है कि एनआईए ही उसकी जांच करेगी और बताएगी कि देखिए इसके पास इतनी संपत्ति है, और उसमें उस व्यक्ति का मंतव्य बताया जाएगा किस कारण से इसने विमान को हाईजैक किया है, इसका अपहरण क्यों किया है, इस जहाज का, इस प्लेन का, ये वायुयान का अपहरण क्यों किया, इसका वायु अपहरण क्यों किया गया है, ये तो उसको रीजन बताना पड़ेगा ना। ये एनआईए ही खोज करके बता सकती है। जैसे वो व्यक्ति, अभी आपको बता दें कि बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 2016 की बात है, एक व्यक्ति के ऊपर 5 करोड़ का फाइन लगा और उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई। वो क्यों हुआ? वो किसी जो लड़की थी वहां पर प्लेन में चलने वाली, वो क्रू की स्टाफ में थी, एयर होस्टेस जिसको कहते हैं, वो उसमें थी, उससे वो प्यार करता था। प्यार करने के लिए उसने कहा कि लड़की ने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो उसने सोचा कि मैं ऐसी नौबत पैदा कर दूं कि जिससे इस लड़की की नौकरी चली जाए और फिर मेरे पास आगे चली आएगी। 2016 की जो अहमदाबाद का ये घटना हुई थी, उस घटना में उस व्यक्ति को पकड़ा गया, उससे मंतव्य पूछा गया, क्या किन कारणों से ऐसा किया गया, उसकी जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो इस लड़की से वो प्यार करता था और लड़की को पाने के लिए उसने जहाज के अपहरण को अंजाम दिया था। उस अंजाम में क्या स्थिति आई कि वो दोषी पाया गया, तब उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गई और उसको आजीवन कारावास दिया गया। जो सिलास नाम का जो आदमी था, वो पूंजीपति था, वो पैसे वाला आदमी था, उसके लिए घटना हुई। तो इसी ढंग से आपको ये देखना पड़ेगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ है। कारण मान लीजिए बहुत गंभीर नहीं हुए तो आपको कारावास की सजा दी जाएगी, और अगर कारण गंभीर हुए तो मृत्युदंड की सजा दी जाएगी और संपत्ति तो जाएगी ही और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये हाईजैकिंग के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की स्थापना कैसे की जाती है? देखिए मिस भटनागर, हाईजैकिंग के मामलों की सुनवाई का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ऐसा कोई राज्य सरकार नहीं चाहे कि हम कर दें और राज्य सरकार नहीं कर सकती है, उसको कोई अधिकार नहीं है इस चीज को। उसके लिए केंद्र सरकार ही उसके लिए गठन करती है। और केंद्र सरकार के पास, क्योंकि ये जो एविएशन का मामला है, एविएशन का मामला पूरी तरह से केंद्र सरकार के जिम्मे आता है। केंद्र सरकार ही इस चीज की सुनवाई के लिए एनआईए से जांच कराती है और वही अदालतों का गठन करती है, विशेष अदालतों का। इसके लिए विशेष अदालतें गठित की जाती हैं और विशेष अदालतों का अधिकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर का होता है। वो इन सारी चीजों को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर एनआईए ने किसी चीज को गठित कराया है, एनआईए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो गठन के बाद उसकी पूरी जांच होती है और ये नहीं होता है कि किसी ने कह दिया और कुछ मान दिया। उसका पूरी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, पूरी जांच होती है। एक ऑर्डिनरी जैसे और मुकदमे चलते हैं वैसे ही मुकदमे इसमें चलाए जाते हैं। उस मुकदमे के बाद ही वो फैसला देता है, वो न्यायालय तभी फैसला देता है और उस न्यायालय के उस फैसले का अनुपालन करना केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि उसको कराए। अब एक चीज और भी है कि ये जो अनुपालन किया जाता है उसमें अपील का अधिकार तो होता है। जो कन्विक्ट है, जो आदमी उसमें पकड़ा गया है और वो कन्विक्ट है, तो उसको ये अधिकार है कि वो जाए। लेकिन एक चीज भी जान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक बराबर का फैसला होता है, यानी ये
स्पेशल कोर्ट होता है, विशेष अदालतें होती है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होती हैं, इसलिए उनका फैसला के अपील केवल हाई कोर्ट में ही हो सकती है, हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। और जैसे कि आर्टिकल 136 जो है 136 संविधान की धारा में प्रदत्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल लीव पिटीशन के तहत जा सकते हैं। कि 136 में 136 की धारा जो संविधान की है उसमें ये दिया हुआ है कि किसी भी फैसले के खिलाफ कहीं भी पूरे देश में हो, उसके लिए आप स्पेशल लीव पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे फैसलों के लिए अपील केवल हाई कोर्ट में की जाती है। बिल्कुल। और हाईजैकिंग के अपराध के लिए अभियोजन चलाने के लिए क्या पूर्व अनुमति आवश्यक है? देखिए, अनुमति इसमें अगर मान लीजिए हाईजैकिंग का मामला है और इसमें वायुयान अपहरण का मामला आया है, तो इसमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। ये आदमी पकड़े जाएंगे और वो जो स्टाफ है वहां का, मान लीजिए एयर होस्टेस है या और भी जो काम करने अटेंडेंट लोग हैं उनसे, या जो यात्री लोग हैं, अगर इस चीज को बता देते हैं कि ये व्यक्ति इसमें हम लोगों को परेशान कर रहा था और इसने हाईजैक किया है, उस व्यक्ति को उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चलाने के लिए किसी भी तरह के अनुमति की जरूरत नहीं है। वह सरकार उनको ले आते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं और वो उनके खिलाफ वो कोर्ट में मुकदमा चलता है, जो विशेष अदालतें गठित की जाती है। ये कोई साधारण मुकदमा नहीं है कि अगर किसी को मारपीट कर दिया, किसी के सड़क पर चलते हुए कोई और घटना हो गई, ये घटना छोटी मोटी नहीं है। ये पूरे उस जहाज में बैठे हुए लोगों का जीवन का सवाल होता है। उसमें ऐसा लोगों को का विश्वास खत्म हो जाएगा, ये भी है कि अगर मान लीजिए आए दिन कोई व्यक्ति जाए और अपहरण करके और किसी का वो वहां गिरा दे जहाज को, तो आप समझिए कि इसमें कितना बड़ा एक विश्वासघात हुआ है। इस चीज को देखते हुए इसके लिए किसी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है और ये सरकार तुरंत गठित कर देती है, इसका विशेष अदालतें गठित की जाती हैं इसके। बिल्कुल। और हाईजैकिंग के मामलों में जांच अधिकारी को क्या शक्तियां दी गई हैं? जांच अधिकारी को पूरी शक्ति दी गई है। जांच अधिकारी को किसी से भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। जांच अधिकारी ये सुनिश्चित कराएगा कि इन व्यक्तियों का प्रवेश कैसे हुआ जहाज के भीतर। ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जहाज में आए वो कैसे, ये चीज को तो जांच करनी होगी। तो ये जांच अधिकारी को सबसे बड़ा अधिकार है कि वो ग्राउंड स्टाफ से लेकर के इस चीज को पता करे कि ये टिकट इनको मिला गया। टिकट मिलने के बाद अगर सुरक्षा जांच में मान लीजिए अगर हम और आप जहाज में जाते हैं तो आप देखिए कि 3-4 जगह हम लोगों को गुजरना पड़ता है, फिर एक तरह से फ्रिस्किंग होती है, पूरा लगते हैं और तब जाकर के घुसते हैं। वो वहां जहाज में गए हैं तो वो कोई न कोई तो अधिकार, कोई चाकू दिखाएंगे या कोई बम ले जाने की बात करेंगे या कुछ ऐसी चीज होगी। कई बार तो ये है कि वो धौंस जमाते हैं और फिर उनको पकड़ लेता है स्टाफ वहीं का। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उनके लिए जांच पूरी तरह से होगी, तो जांच में ही NIA ही उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद उसको ले जाता है। तो किसी की भी जरूरत नहीं होती है कि आपसे हम परमिशन लेंगे, नहीं, लोकल पुलिस से नहीं। मान लीजिए यहाँ दिल्ली से कोई जहाज चल रहा है और गुवाहाटी जा रहा है, तो आप गुवाहाटी में उतरने वाला है, तो कोई जरूरत नहीं है कि गुवाहाटी की पुलिस या भुवनेश्वर की पुलिस या चेन्नई की पुलिस उसको कुछ पकड़ेगी। नहीं, वो पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और वही इस चीज को देख करके और उसके खिलाफ मुकदमा चलाएगी। तो इसमें किसी से उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई काम नहीं है कि आपसे हम परमिशन लें, क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है और इस दायित्व को पूरा करना। बिल्कुल। और हाईजैकिंग के मामलों में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, मैंने एक संकेत थोड़ा सा दिया था कि हाईजैकिंग के मामले के फैसले के खिलाफ, देखिए कोई ऐसा चीज नहीं होती है कि जिसके खिलाफ अपील ना हो। मान लीजिए कोई गलती हो जाती है स्पेशल कोर्ट से भी, तो उस फैसले के खिलाफ, क्योंकि वो उसका रैंक जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर है, इस नाते लोअर कोर्ट में तो आप उस पर चुनौती दे ही नहीं सकते। उसकी चुनौती देने के लिए उसकी अपील का अधिकार केवल हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट जो है एक अपीलेट अथॉरिटी के रूप में काम करता है। और उसके अलावा मैंने आपसे कहा
कि अगर आपको और भी कुछ ऐसा लगता है तो चूंकि आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करती है कि आप स्पेशल लीव में जा सकते हैं, इस नाते स्पेशल लीव पिटीशन में आप जाकर के वहाँ स्पेशल SLP फाइल कर सकते हैं। यही उसका अपील का अधिकार है। ठीक है परमानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।